यस बच्चों, लास्ट टर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल की रिएक्शंस। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। राइट सेल रिएक्शन है ना बच्चों, ये आपको करना है। राइट सेल रिएक्शन समझना है पूरे तरीके से। आप जरा देखो, जैसे मैं लिख कर दे दूं Zn चेंजेस इनटू Zn2 प्लस एक्वस, बीच में सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव एक्वस चेंजेस इनटू Cu। अगर मैं आपको ऐसे लिख कर दे दूं और मैं आपसे बोलूं कि इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखिए, एक तो ट्रिक बताऊंगा। देखिए एक तो ट्रिक है स्कूल लेवल के लिए, ट्रिक है एक, ये स्कूल लेवल में। मैं फिर बता दूं क्लोरीन का अगर कोई कंसेप्ट, क्लोरीन का कोई केस आ जाए तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगी ट्रिक। मैं फिर बता दूं क्लोरीन का कोई केस आ जाए उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी ये ट्रिक। क्लोरीन का कोई केस आ जाए उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगी ट्रिक। ट्रिक क्या है, आप यहां खड़े हो जाइए, आप यहां से देखिए इस जगह से, सही है, यहां से जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट वाले के साथ जोड़ दीजिए, जो राइट में है उसको राइट वाले के साथ जोड़ दीजिए और इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर दीजिए। यहां से खड़े होकर देखेंगे ये लेफ्ट में, ये राइट में, यहां से खड़े होकर देखेंगे ये लेफ्ट में, ये राइट में। लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ जोड़ दीजिए, राइट वाले को राइट के साथ जोड़ दीजिए। नेट सेल रिएक्शन बनानी है। लॉन्ग कट मेथड नहीं बता रहा हूं, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। सभी जगह वैलिड है, क्लोरीन के केस में वैलिड नहीं है, शॉर्टकट मेथड। चलिए इक्वेशन क्या बनेगी, Zn सॉलिड इसका इससे जुड़ना, इसका इससे जुड़ना, राइट वाले का राइट से जुड़ना, लेफ्ट वाले का लेफ्ट से जुड़ना। Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu। यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर है तो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 2। यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। दोनों केसेस में किसी फैक्टर से बराबर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो उतने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो। दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। अब इस चीज को लॉन्ग कट मेथड से कैसे करते हैं, लॉन्ग कट एनोड, एनोड कौन सा पार्ट है, जो लेफ्ट साइड है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड की इक्वेशन कौन सा पार्ट है, यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फिर कैथोड पर चलिए, कैथोड पे क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Cu। यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहां ऑक्सीडेशन, यहां रिडक्शन, सही है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करो, कैंसिल आउट। ये लॉन्ग कट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। आपको ऐसे दे दिया जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दे दिया जाएगा और आपसे बोलेगा नेट सेल रिएक्शन बनाओ, बना लोगे। मैं फिर बता रहा हूं जो ये ट्रिक है ये किसके लिए वैलिड नहीं है, क्लोरीन के केसेस के लिए वैलिड नहीं है। इक्वेशन क्या बनेगी, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu। ये बनेगी आपकी नेट सेल रिएक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं, नेट सेल रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं, जल्दी बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए तो n की वैल्यू होगी 2, n की वैल्यू होगी 2। कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं, 2, तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड बोला जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड बोला जाता है। चलिए पहला केस हो गया, पहला केस हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया, लॉन्ग कट मेथड हो गया। चलिए अगले केसेस करते हैं, अगले केसेस करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, रेडॉक्स रिएक्शन में नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, याद है ना आपको, वो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते हैं, जितने का ऑक्सीडेशन होता है उतने का रिडक्शन होता है, बोलो ना भैया। चलिए एक और इक्वेशन पूछता हूं, एल्यूमिनियम चेंजेस इनटू Al3 प्लस एक्वस, ट्रिक बोलेंगे साथ में, निकल प्लस 2 एक्वस चेंजेस इनटू निकल। लेफ्ट वाले को लेफ्ट से ऐड करना है, राइट वाले को राइट से ऐड करना है। एल्यूमिनियम को किससे ऐड करना है, निकल 2 प्लस से, एल्यूमिनियम 3 प्लस को निकल से, पक्का। यहां खड़े हो जाइए, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, यहां खड़े हो जाइए लेफ्ट वाले को लेफ्ट से। तो क्या बनेगी इक्वेशन, ये बताओ, एल्यूमिनियम
प्लस निकल 2 प्लस चेंजेस इनटू अल्यूमिनियम 3 प्लस निकल, ये बनेगी इक्वेशन। अल्यूमिनियम लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को राइट से। अच्छा ये बताओ, अल्यूमिनियम से अल्यूमिनियम 3 प्लस में जाने में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 3 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन है। निकल प्लस 2 से निकल में जाने में कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन है? 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन है। अल्यूमिनियम से अल्यूमिनियम प्लस 3 में जाने पर, अल्यूमिनियम से अल्यूमिनियम प्लस 3 में जाने पर कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन है? कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। ऑक्सीडेशन है 3 इलेक्ट्रॉन का, है ना। निकल प्लस 2 से निकल में जाने पे 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को कैंसिल आउट कैसे करोगे? 2 वाले को कितने से मल्टीप्लाई करोगे अमन? 3 से। 3 वाले को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। करो, कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों इलेक्ट्रॉन। 2Al 3Ni2 पॉजिटिव चेंजेस इनटू 2Al3 प्लस 3Ni। कितने इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए दोनों में? 6 और 6। तो n की वैल्यू आएगी 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड 6। दिस इज कॉल्ड नेट सेल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड नेट सेल रिएक्शन। जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं इसी को तो बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड। चलिए स्कूल मेथड से करते हैं, स्कूल वाले मेथड से करते हैं। एनोड, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एल्यूमिनियम चेंजेस इनटू Al3 प्लस एक्वस, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस? 3 इलेक्ट्रॉन का। ये ऑक्सीडेशन, ये कहानी ऑक्सीडेशन। फिर अगली कैथोड पर रिडक्शन, किसका हो रहा है रिडक्शन कैथोड पे? निकल प्लस 2 का। निकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू निकल, ये रिडक्शन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड है? मैंने आपको बताया था गैल्वेनिक सेल रिडॉक्स है। रिडॉक्स में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होते हैं, जितने का ऑक्सीडेशन उतने का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। रिडक्शन वाली इक्वेशन को करोगे 3 से। चलो 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगी 2Al चेंजेस इनटू 2Al3 प्लस एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगी। और ये क्या बन जाएगी? 3Ni2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू 3Ni बन गए। 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कैंसिल हो गए। क्या इक्वेशन बन गई? 2Al 3Ni2 प्लस चेंजेस इनटू 2Al3 प्लस 3Ni, ये इक्वेशन बन गई। दिस इज कॉल्ड नेट सेल रिएक्शन। आप चेक करो, ये मैंने दोनों तरीके बता दिए। ये शॉर्टकट मेथड है। देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं। जो एनोड पर है उसका ऑक्सीडेशन होना होता है, जो कैथोड पर है ये रिडक्शन होना होता है। जो ये शॉर्टकट ट्रिक बताइए, ये क्लोरीन के केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगी। चलिए एक और केसेस करते हैं, एक और केस करते हैं। रफ कर दूं, आपको किसी भी गैल्वेनिक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन, वो आपको n से लिखना पड़ेगा। इस वाली एल्युमिनियम वाली, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होते हैं वही तो n होते हैं। जितने का ऑक्सीडेशन हुआ उतने के रिडक्शन होगा, उन्हीं को तो n कहते हैं। तो इसमें आपको n पहचानना बहुत आना चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन करता हूं। अगला क्वेश्चन करता हूं। आपको क्वेश्चन में इस तरीके से गैल्वेनिक सेल दी जाएगी, फिर आपको एक नेट सेल रिएक्शन बनानी है, उसके बाद न्यूमेरिकल करने हैं। और नेट सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड, तो जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होते हैं उन्हीं को बोला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। कॉपर मेरे बोर्ड में आया था, कॉपर चेंजेस इनटू कॉपर 2 प्लस एक्वस, बीच में सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस एक्वस चेंजेस इनटू Ag। चलिए अभी तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, ये सब स्कूल एकेडमिक्स के क्वेश्चन है। बताइए, जिसके लेफ्ट उसका लेफ्ट को, जिसके राइट उसके राइट को, मतलब इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, यही सिखाया मैंने। तो बताइए क्या इक्वेशन बनेगी नेट सेल रिएक्शन की? कॉपर प्लस Ag प्लस चेंजेस इनटू कॉपर 2 प्लस Ag। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है। आप बताओ ये सॉलिड एक्वस क्यों लिखना है? क्योंकि मैंने बताया था प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन यूनिटी लेते हैं और आयंस का कंसंट्रेशन कंसीडर करते हैं। चलिए कॉपर से कॉपर 2 प्लस में जाने पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है?
2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। Ag प्लस से Ag में जाने पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। दोनों को कैंसिल आउट करो। कैंसिल आउट करना मतलब दोनों को बराबर करना है। बराबर करना है तो इस 1 इलेक्ट्रॉन वाले को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी बताओ? Cu प्लस 2Ag प्लस चेंजेस इनटू Cu2 प्लस 2Ag है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए? 2। जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं उसको मानते हैं n। तो कितना हो जाएगी n की वैल्यू? n की वैल्यू 2 हो जाएगी। n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये इक्वेशन आपको यहां तक करनी है। n की वैल्यू 2 हो जाएगी। n की वैल्यू 2। मेरी बात समझ गए यहां तक? अब जरा अगला केस लीजिए, नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस लीजिए, नेक्स्ट केस। इसी को अगर हम लॉन्ग कट मेथड से करेंगे तो एनोड, इसी को एनोड में लेंगे तो क्या बनेगा? कॉपर सॉलिड ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर 2 प्लस में। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है? अरे भाई 2 प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। कैथोड पे क्या इक्वेशन होगी? रिडक्शन। Ag प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag में। बैलेंस करो इक्वेशन को, इन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू 2Ag, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था? आप भले ही होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी स्टिक्योमेट्री चेंज करने से चेंज नहीं होती। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बनेगा? Cu सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव चेंजेस इनटू Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Ag। कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए? कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए? 2। इनको बोला जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। तो ये मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया, लॉन्ग कट बता दिया है। अब मैं स्टैंडर्ड लेवल पे पहुंच रहा हूं, ठीक है? पर आपको एक बेसिक याद होना चाहिए कंसेप्ट कि एनोड साइड पे जो होता है उसका ऑक्सीडेशन, कैथोड साइड पे जो होता है उसका रिडक्शन, लेफ्ट साइड वाले का ऑक्सीडेशन, राइट साइड वाले का रिडक्शन। ये चीज कभी मत भूलिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। एनोड वाले का ऑक्सीडेशन, कैथोड वाले का रिडक्शन, एनोड वाला लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड वाला राइट हैंड साइड, एनोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। ये मत भूलिएगा, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। चले आगे, कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं वो मैं ले रहा हूं। ये क्वेश्चन है प्लेटिनम Fe2 पॉजिटिव एक्वस कॉमा Fe3 पॉजिटिव एक्वस, बीच में सॉल्ट ब्रिज H प्लस MnO4 माइनस एक्वस कॉमा Mn2 पॉजिटिव एक्वस और यहां पर प्लेटिनम। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। चलिए पहले इसको अपने मेथड से करते हैं, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं जी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन को न्यूमेरिकल में पूछेगा जी। ठीक है, यहां समझिए Fe2 पॉजिटिव अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, Fe2 पॉजिटिव एक्वस इज कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिए? 1 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन बन जाएगी ऑक्सीडेशन की, कहां पर होगी? एनोड पर। बिल्कुल सही लिखा है मैंने, आप कुछ भी आप अपने मन को फोकस करें, इसको देखें मैं कैसे कर रहा हूं। जो लेफ्ट साइड है उसका ऑक्सीडेशन, अच्छा जो राइट साइड है उसका रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगा? MnO4 माइनस रिडक्शन हो रहा है Mn2 प्लस में। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है सर ये H प्लस क्यों लिखा है? H प्लस इसलिए लिखा है बेटा ये मीडियम एसिडिक है, हम लोगों ने 11th क्लास में बेसिक में पढ़ा है। इस केस में Mn की ऑक्सीडेशन निकालो X, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया X, एक ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? -2। टोटल चार्ज कितना है नेट? -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +7। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +7। +7 से बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है? +7 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? +2 में। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
+7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए। कौन बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 4। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 11th क्लास में सिखाया है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ते हैं अपोजिट साइड। कितने ऑक्सीजन है? 4। यहाँ कितने वाटर जोड़ोगे? 4। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पहले चार्ज बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ते हैं। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4। यहाँ 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए। अब यहाँ कितने हाइड्रोजन ज्यादा हो गए? कितने हाइड्रोजन ज्यादा हो गए? यहाँ 8 हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, तो 8H+। चेक कर लो, दोनों तरफ चार्ज बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन में 1 माइनस होता है, 5 इलेक्ट्रॉन में 5 माइनस, 5 माइनस 6 माइनस। एक H+ पे, एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस है, तो 8 हाइड्रोजन पे 8 प्लस होंगे। 8 प्लस 6 माइनस कितना हो गया? 2 प्लस। अब एक इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस, 5 माइनस, 1 6 माइनस, 8 प्लस में से 6 माइनस गए, 2 प्लस आ रहा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड H2। अच्छा, अब आपको रेडॉक्स रिएक्शन बनानी है, तो इन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। जैसे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर जोड़ दो 5 Fe2+ 5 Fe3+। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जरा बताओ क्या बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगी? बोलो जल्दी, इक्वेशन क्या बनेगी? नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी? जल्दी बताओ। नेट सेल रिएक्शन बनेगी 5Fe2+ एक्वस 8H+ एक्वस MnO4- एक्वस changes into 5Fe3+ aqueous plus Mn2+ aqueous plus 4H2O। H2O is a pure liquid। ये इक्वेशन बनेगी। देखो Mn में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है या +2। +7 को अगर मैं +2 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा? इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। +7 में +2 बनाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, तो +7 से +2 में पहुंच गए। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो 4 ऑक्सीजन है इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, 4H2O जोड़ दिए। 4H2O जोड़ने से कितने हाइड्रोजन ज्यादा हो गए? 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8H+। ये आपकी नेट रेडॉक्स की रिएक्शन होगी, नेट सेल रिएक्शन होगी। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन होगी। इसमें n कितना होगा बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितना होगा? बोलो। 5 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितना होंगे? 5 होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को करना चाहिए, स्कूल एकेडमिक से ऊपर है बच्चों, स्कूल एकेडमिक से ऊपर है। अगला क्वेश्चन करा रहा हूं। ये ऐसे क्वेश्चन करते वक्त आपके माइंड में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि जो लेफ्ट साइड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो राइट साइड है उसका रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना है, दोनों नेट सेल दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है। इतना काम आप लोगों को करना है। इस क्वेश्चन में अगर डाउट आए तो मुझसे पूछना भी है। इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आए तो मुझसे पूछना है। चलिए एक और बहुत शानदार क्वेश्चन कराता हूं आपको। देखिए बस आप अपने माइंड में एक चीज रखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका ऑक्सीडेशन होना है, जो राइट हैंड साइड है उसका रिडक्शन होना है। ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए। क्वेश्चन है बी पार्ट, और बी पार्ट है प्लेटिनम Cl2 aqueous, Cl2 गैस, Cl2 गैस, KCl aqueous। यहां पे Ce4+ कॉमा Ce3+ aqueous सीरियम कहा जाता है, और यहां पर प्लेटिनम। ठीक है, इसकी आपको नेट सेल रिएक्शन बनानी है। इसकी आपको नेट सेल रिएक्शन बनानी है। इसकी आपको नेट सेल रिएक्शन बनानी है। PtCl2 गैस, KCl aqueous, Ce4+ Ce3+ aqueous प्लेटिनम। तो यहाँ बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। चलिए एनोड पे क्या होता है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो 2Cl-, 2 Cl है ना, एक Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 Cl कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2। ये हो गया ऑक्सीडेशन। अरे एक Cl एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। 2Cl- ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गैस, ये एक्वस। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -2, एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1,
तो 2 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ 1 क्लोरीन की -1 है तो 2 क्लोरीन की -2 है, -2 से कितनी हो रही है 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। अरे भैया 1 क्लोरीन का -1 है तो 2 क्लोरीन का -2 होगा, यहाँ Cl2 का 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। KCl का मतलब होता है Cl-, K से कोई मतलब नहीं है, आयनिक इक्वेशन, K से कोई मतलब नहीं है। जो एनोड पर होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो कैथोड पर होता है उसका रिडक्शन होता है। कैथोड वाला बोलो, जो एनोड पर है उसका ऑक्सीडेशन, जो कैथोड पे है उसका रिडक्शन। क्या होगा रिडक्शन में? सीरियम 4+ एक्वस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीरियम 3+ में। अरे सीरियम 4+ को सीरियम 3+ में कन्वर्ट करना तो कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कन्वर्ट होगा। अब आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 2 से। 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2Ce4+, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू 2Ce3+ एक्वस, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी, है ना। अब क्या करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दें, बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? 2Cl- एक्वस 2Ce4+ एक्वस Cl2 गैस प्लस 2Ce3+ एक्वस, ये इक्वेशन बनेगी। दिस इज कॉल्ड द नेट सेल रिएक्शन। सच क्वेश्चन आस्क्ड इन जी एग्जाम, जी और नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये होगी कहानी, नोट करो, ये होगी कहानी, जल्दी नोट करो। जल्दी नोट कर लो। बच्चों नोट कर लिया? आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज है क्या? पहली बात तो चलिए देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है। आपका ये वाला यू ट्यूब नहीं जिसमें वीडियो देखते हैं आप, इन्वर्टेड यू ट्यूब मतलब उल्टा, एक उल्टा यू ट्यूब है। मैं जरा बता दूं पहले, इस तरीके का एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है, इन्वर्टेड यू ट्यूब है, सही है। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब में KCl भरा होता है, साथ में अगर अगर और जिलेटिन भरा होता है। KCl, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है KCl, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है KCl, अगर अगर और जिलेटिन, अगर अगर और जिलेटिन। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, फिर से सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब है, इन्वर्टेड। एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा नहीं कि कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट भर दोगे, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। जनरली ये इलेक्ट्रोलाइट KCl होता है। KCl अभी बताऊंगा क्यों होता है। साथ में होता है अगर अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पॉलीसैकेराइड्स, अगर अगर और जिलेटिन, अगर अगर और जिलेटिन भी भरा होता है। आप बोलेंगे अगर अगर और जिलेटिन का क्या काम होता है? अगर अगर और जिलेटिन सेमी सॉलिड पेस्ट बनाने का काम करते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अगर अगर और जिलेटिन सेमी सॉलिड पेस्ट बनाने का काम करते हैं। इसके थ्रू सेमी सॉलिड पेस्ट बनाने का काम करते हैं। इसके थ्रू हमारे जो KCl के आयंस हैं वो डिफ्यूज होते हैं, इसके थ्रू हमारे KCl के आयंस मूव करते हैं, इसके थ्रू हमारे KCl के आयंस मूव करते हैं, समझ गए?
अगर आपने इनको नहीं दिया तो ये पूरा बहकर इधर ही आ जाएगा सॉल्यूशन में। अगर और जिलेटिन सेमी सॉलिड पेस्ट बनाने का काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक ऐसे अगर जिलेटिन लेते हैं उसमें हम KCl को मिला देते हैं। KCl को मिलाने के बाद इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद एक ट्यूब में इसको भर देते हैं, उस ट्यूब को उल्टा करके ऐसे लगा देते हैं, उस ट्यूब को उल्टा करके लगा देते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज कुछ नहीं है, इन्वर्टेड यू ट्यूब है। सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? तो जोड़ना। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है, इन्वर्टेड यू ट्यूब है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, KCl। इसके अच्छा जिन केसेस में हम KCl नहीं भरेंगे या KCl फिल्ड नहीं करेंगे, जिन केसेस में हम KCl फिल्ड नहीं करेंगे, उन केसेस में हम एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, KNO3 या फिर अमोनियम नाइट्रेट। आप इनके अलावा कोई और इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं कर सकते। ज्यादातर आप किसको प्रेफर करेंगे? KCl को प्रेफर करेंगे। और जिन केसेस में KCl प्रेफर नहीं हो पाएगा, उन केसेस में आप यूज करेंगे KNO3 और NH4NO3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि एक यू ट्यूब है, सही है, यू ट्यूब है बेटा, यहाँ कॉटन लगा के रखते हैं, यहाँ कॉटन लगाते हैं, अभी बताऊंगा क्यों लगाते हैं। एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है। चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम है, इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब containing inert electrolyte। inert का मतलब है वो किसी भी इलेक्ट्रोड से या उसके सॉल्यूशन के आयन से हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट नहीं होना चाहिए। अभी समझाऊंगा। इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट filled with highly viscous gel solution with agar and gelatin। एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है जिसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है और उसको हाईली विस्कस जेल में लेते हैं जिनके थ्रू आयंस डिफ्यूज करते हैं और वो कहलाता है अगर और जिलेटिन जो इसे सेमी सॉलिड पेस्ट बनाता है। असली में ये मीडियम का काम करते हैं। जिन केसेस में हम KCl को फिल्ड नहीं करेंगे उन केसेस में हम पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट को यूज करेंगे। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल एकेडमिक्स में तो बहुत कम पूछा जाता है बट IIT से बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है एडवांस में। मैं जो फंक्शन बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए इधर सॉल्ट ब्रिज का सबसे पहला काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। पहले समझते हैं। देखिए इधर आपने समझा था जब हमने गैल्वेनिक सेल की वर्किंग की थी, तो यहां पर हमने एक जिंक रॉड ली थी। ये जिंक रॉड ली थी, मैं फिर से समझा रहा हूं। जैसे जैसे जिंक ने और जिंक रॉड ली थी हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगा, जैसे जैसे जिंक कन्वर्ट होगा Zn2+ में, एक्वस में +2 इलेक्ट्रॉन में, तो वो लगातार इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन कहां हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन रॉड पर इकट्ठे हो जाएंगे और सॉल्यूशन में लगातार कौन जाता रहेगा? Zn2+। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेंगे तो और Zn2+ में ऑक्सीडाइज होगा जिंक, तो जिंक आयंस जो होते हैं वो इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाते हैं।
इस रॉड के अराउंड जिंक आयंस इकट्ठे हो जाते हैं। आपको मैंने बताया था ये जिंक आयंस इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरे में कॉपर 2+ लगातार सॉल्यूशन से कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, तो सल्फेट आयन इकट्ठे हो जाते हैं रॉड के अराउंड, जो उन कॉपर 2+ आयंस को इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करने देते। समझ रहे ना मेरी बात? सिमिलर मैनर में आपको मैंने बता रखा था, यहाँ जिंक लगातार टूट रहा था जिंक 2+ में, और ये रॉड के अराउंड इकट्ठा हो रहे थे, जिसके कारण जो ये फ्रेशली फॉर्म्ड जिंक आयंस है ये उनको रिपेल करते हैं, जिससे जिंक की जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है, गैल्वेनिक सेल काम करना बंद कर जाती है। ऐसे ही यहां पर हुआ था, ऐसे ही यहां पे हुआ था, जब हमने कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला था, तो इस सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयंस प्रेजेंट थे, जो लगातार इलेक्ट्रॉन गेन कर करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहे थे ना, कॉपर 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर, तो सॉल्यूशन में कॉपर +2 आयंस कम हो जाएंगे, तो इस रॉड के अराउंड कौन इकट्ठे हो जाएंगे? सल्फेट आयन इकट्ठे हो जाएंगे। इस रॉड के अराउंड सल्फेट आयन इकट्ठे हो जाएंगे। ये सल्फेट आयन इन कॉपर 2+ आयन को इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करने देंगे और कॉपर में रिड्यूस नहीं होने देंगे। ये सल्फेट आयन इकट्ठे हो गए, तो अब क्या होता है, जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज जो है वो अपने केसीएल, जैसे आपने सॉल्ट ब्रिज में भर दिया, सॉल्ट ब्रिज में आपने केसीएल भर दिया, मान लिया, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, समझाने के लिए बना रहा हूं। सॉल्ट ब्रिज में केसीएल भर दिया आपने, सॉल्ट ब्रिज में केसीएल भर दिया। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो फंक्शन बता रहा हूं। तो सॉल्ट ब्रिज का सबसे पहला काम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देना। सॉल्ट ब्रिज का सबसे पहला काम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देना। Cl आयन यहां डिफ्यूज हो जाएंगे, और जो ये जिंक आयन जो रॉड के अराउंड इकट्ठे हुए हैं, इनको न्यूट्रलाइज करके वहां से हटा देंगे, इकट्ठे नहीं होने देंगे। और दूसरी साइड से मार्कर ही नहीं चल रहा, यहां से क्लोराइड आयन इस साइड डिफ्यूज हो जाएगा, और जो जिंक आयन रॉड के अराउंड इकट्ठे हो गए हैं उनको इकट्ठा नहीं होने देगा, और इस तरफ जो पोटेशियम आयन जो है ये इस तरफ डिफ्यूज हो जाएगा, और जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज रॉड के अराउंड आ गया उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। आप समझो, जिंक ने लगातार इलेक्ट्रॉन लूज किए, Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, Zn2+ इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाते हैं, फ्रेशली फॉर्म्ड जिंक आयंस को रिपेल करते हैं, जिससे जिंक की जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इनको इकट्ठा होने से रोकने के लिए यहां से कौन आता है? क्लोराइड आता है, जो इनको न्यूट्रलाइज कर देता है। यहां से K+ आता है, जो इस सल्फेट आयन जो नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गया इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो पहला फंक्शन जो सीबीएसई वाले बताते हैं, सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, वो है एनोडिक हाफ और कैथोडिक हाफ की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। फंक्शन क्या है? एनोडिक हाफ, जो एक्सेस में जो जिंक आयन इकट्ठे हो गए ना रॉड के अराउंड, इनको इकट्ठे होने से रोकना, जो एक्सेस में सल्फेट आयन इकट्ठे हो गए ना उनको रोकना। तो पहला काम क्या है? अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो ये सेल लंबे समय तक काम नहीं करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, बाद उसके बाद इसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है फिल्ड विद हाईली विस्कस जेल है विद अगर अगर एंड जेलेटिन। इनका काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज का काम है जो एक्सेस में जो जिंक आयन रॉड के अराउंड इकट्ठे हो गए थे उनको इकट्ठे होने से रोकना। तो पहला मैं लिख रहा हूं, पहला फंक्शन लिख रहे हैं, चलो, टू मेंटेन एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एनोड हाफ और कैथोड हाफ को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए आप यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज का। स्कूल में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है बेटा, हमारे में तो आईआईटी में बहुत पढ़ना पड़ता है इसको। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, टू मेंटेन एनोडिक हाफ एंड कैथोडिक हाफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैं फिर बता रहा हूं, जो जिंक आयन, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, जो जिंक आयन रॉड के अराउंड इकट्ठे हो गए उनको, जो जिंक आयन रॉड के अराउंड, जो जिंक आयन रॉड के अराउंड कलेक्ट हो गए हैं उनको कलेक्ट होने से रोकना, उनको कलेक्ट होने से रोकना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो जिंक आयन रॉड के अराउंड इकट्ठे हो गए हैं उनको कलेक्ट होने से रोकना,
जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। सॉल्ट ब्रिज अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ये सेल लंबे समय तक काम नहीं करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन समझ में आ गया। सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन समझ में आ गया। जो एक्सेस में जिंक आयन है जो रॉड के अराउंड इकट्ठे हो गए उनको न्यूट्रलाइज करना, उसी तरीके से जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रॉड के अराउंड इकट्ठा हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करना, ये काम है किसका, सॉल्ट ब्रिज का। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है समझ में आया, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है जिसके अंदर हमने एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भरा है। जनरली ये इलेक्ट्रोलाइट KCl होता है, साथ में हमने इसमें अगर अगर और जेलेटिन लिया है जिसके अंदर विस्कस लिक्विड है जिसके थ्रू ये डिफ्यूज होते हैं आयंस। ये आयन इसी लिक्विड के अंदर मोबिलाइज होंगे। यहाँ से क्लोराइड आयन आएगा, यहाँ से K+ आएगा। क्लोराइड यहाँ पर एक्सेस में जो जिंक आयन है इनको न्यूट्रलाइज करेगा, K+ जो एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करेगा, फिर से सर्किट। ठीक है। सेकंड जो काम है इट कंप्लीट द इनर सर्किट। बेटा ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट द इनर सर्किट। स्कूल लेवल पर ये दोनों से काम चल जाता है, इट कंप्लीट द इनर सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट तो वायर से जुड़ जाता है, एक्सटर्नल सर्किट तो वायर से जुड़ जाता है, याद होगा ना, एक्सटर्नल सर्किट तो वायर से जुड़ जाता है। ऐसे मैंने यहाँ वोल्टमीटर लगाया था, एक्सटर्नल सर्किट तो वायर से जुड़ जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, बेटा मैं पूरा डायग्राम नहीं बना सकता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे थे, ये पढ़ा था। ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट करता है, इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में कनेक्ट करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। बट मैं फिर बता रहा हूँ इसका ये मेन फंक्शन नहीं है। ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, एनोडिक हाफ और कैथोडिक हाफ को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है, एनोडिक हाफ और कैथोडिक हाफ को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है। सही है। दूसरा इट कंप्लीट द इनर सर्किट, ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट द इनर सर्किट, ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, एनोडिक हाफ और कैथोडिक हाफ को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है। स्कूल लेवल का काम इससे चल जाएगा बट IIT का काम इससे नहीं चलेगा। मैं आपको समझाता हूं अब IIT क्या क्वेश्चन पूछता है। IIT क्वेश्चन ये पूछता है, सुनना ध्यान से, अगर मुझे इन दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करना था, मैं रफ कर दूं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। क्या होता है अगर मान लो मैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट ना भरूं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं भरता और मैं सीधे इनको ऐसे कनेक्ट कर देता, सुनना, एक ग्लास ट्यूब के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर देता, ये मैंने मान लिया, मैंने दोनों सॉल्यूशन को एक ग्लास ट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर दिया, मैंने इनके अंदर क्या नहीं भरा, इसके अंदर सॉल्ट नहीं भरा। सॉल्ट ब्रिज क्यों कहा जाता है, एक ब्रिज का काम करता है दोनों सॉल्यूशन के बीच में और इसमें क्या भरा होता है, सॉल्ट। मान लो अगर मैं सिंपल ग्लास ट्यूब यूज कर लेता तो इनर सर्किट कंप्लीट हो जाता, सिंपल ग्लास ट्यूब यूज कर लेता तो इनर सर्किट कंप्लीट हो जाता। मैंने अगर सिंपल ग्लास ट्यूब यूज कर लिया होता तो इनर सर्किट कंप्लीट हो जाता। दिक्कत आती है अगर मैं इसमें सॉल्ट ना भरूं तो बताओ यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा है, यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा है, जिंक आयन का सॉल्यूशन ज्यादा है, वो इसमें जाएगा, जिंक आयन इसमें जाएंगे। यहाँ से कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा था, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, वो इसके अंदर मूव करता, सल्फेट आयन। बच्चों सल्फेट आयन जब इसके अंदर मूव करता तो यहाँ पर एक इंटरफेस जनरेट हो जाता, इंटरफेस, जिसकी वजह से दो अपोज, यहाँ पर इंटरफेस जनरेट हो गया ना, चार्ज सेपरेशन जनरेट हो गया। मान लो अगर मैं इसमें सॉल्ट नहीं भरता, मेरे बच्चों में सॉल्ट नहीं भरता तो यहाँ से जिंक आयन मूव करना चालू करेंगे, यहाँ से सल्फेट आयन मूव करना चालू करेंगे। जिंक आयन और सल्फेट आयन जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है, चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है। यहाँ से अगर आपने इसमें सिंपल ग्लास ट्यूब ले लिया, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, आपने यहाँ से सिंपल ग्लास ट्यूब ले लिया तो यहाँ किसका आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, यहाँ जिंक आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा था। एनोडिक हाफ में यहाँ पर किसका आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा था। यहाँ से सल्फेट मूव करता है, यहाँ से जिंक मूव करता, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते, अपोजिट चार्जेस जब कांटेक्ट में आएंगे तो चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा, चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा। ये पोटेंशियल जो कहलाता है बच्चों, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहलाता है, ये पोटेंशियल लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहलाता है, ये पोटेंशियल लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहलाता है। बच्चों ये एक अनडिजायरेबल पोटेंशियल है, ये एक अनडिजायरेबल पोटेंशियल है, ये एक अनडिजायरेबल पोटेंशियल है। आप बोलेंगे अनडिजायरेबल पोटेंशियल का क्या मतलब है,
ये एक ऐसा अनडिजायरेबल पोटेंशियल है जो मेरे सेल के पोटेंशियल को खा जाता है। ये मेरे सेल के पोटेंशियल को खा जाता है। यहां से प्लस मूव करा, यहां से माइनस मूव किया, चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो कहलाएगा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एक अनडिजायरेबल पोटेंशियल है। जैसे मान लीजिए मेरे सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, मेरे सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है और मेरा जंक्शन पोटेंशियल 0.1 वोल्ट है, तो ये मेरे सेल के पोटेंशियल को कम कर देता है क्योंकि ये उसके अपोजिट लगता है। तो मेरे सेल का पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा बच्चों, मेरे सेल का पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा। लिक्विड लिक्विड अगर मान लो मैं इसको सिंपल ग्लास ट्यूब से भी तो कनेक्ट कर सकता था, मैं इसमें सॉल्ट नहीं भरता। अगर मैं इसमें सॉल्ट नहीं भरता तो यहाँ से प्लस आयन जिंक आयन मूव करते, यहाँ से सल्फेट आयन मूव करते क्योंकि उनका कंसंट्रेशन ज्यादा था और वो दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते तो उनकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो एक अनडिजायरेबल पोटेंशियल है। अनडिजायरेबल पोटेंशियल का मतलब है ये पोटेंशियल मेरे सेल के पोटेंशियल के अपोजिट लगता है और मेरे सेल के पोटेंशियल को खा लेता है। जब खा लेता है इसका मतलब है वो मेरे सेल के पोटेंशियल को कम कर रहा है, मतलब हमें उतना आउटपुट नहीं मिलेगा जितना हमें मिलना चाहिए था। तो सेल के पोटेंशियल को कम कर देता है। जब ये सेल के पोटेंशियल को कम कर देता है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये उसके सेल के पोटेंशियल को कम कर देता है तो हमें इस पोटेंशियल को मिनिमाइज करना पड़ेगा। हमें इस पोटेंशियल को मिनिमाइज करना पड़ेगा। सेल के पोटेंशियल को ये खा जाता है प्यारे बच्चों, जब ये सेल के पोटेंशियल को खा जाता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो सेल के पोटेंशियल को खा जाता है तो हमें इस पोटेंशियल को मिनिमाइज करना होगा। मिनिमाइज कैसे करेंगे, इसके अंदर हम सॉल्ट भर देते हैं। ये जो सॉल्ट है ये इन जिंक आयन को यहां से यहां डिफ्यूज होने से रोकता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पूरा रोक देता है, इनका जो बल्क में जो फ्लो है इन आयन का, देखो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को आप जीरो नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये जिंक आयन फ्लो तो होंगे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू बट बहुत कम फ्लो होंगे। समझो मेरी बात, ये जिंक आयन और सल्फेट आयन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या जनरेट करेंगे, क्या जनरेट करेंगे बच्चों, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। मेरा काम है इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करना, तो मैं इसके अंदर क्या भर देता हूं, सॉल्ट भर देता हूं। सॉल्ट जो है इनके बल्क फ्लो को रोक देता है, इनके बल्क फ्लो को नहीं होने देता। थोड़ा तो फ्लो होगा बट बल्क में फ्लो नहीं हो पाएगा, तो बल्क में फ्लो नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कम होगा। बट मैं फिर से आपको बता दूं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जीरो नहीं होता। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इसके अंदर सॉल्ट भरा होता है उसका मेन फंक्शन होता है इन दोनों आयंस के बल्क फ्लो को रोकना। क्यों, अगर ये दोनों आयंस बल्क में ज्यादा फ्लो हो गए तो ज्यादा कांटेक्ट में आ गए तो एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। वो पोटेंशियल हमारे सेल के पोटेंशियल के अपोजिट लगता है, उसको खा जाता है। तो हमें इस पोटेंशियल को मिनिमाइज करना, हम इसको जीरो नहीं कर सकते। और मिनिमाइज कब होगा, जब इनका फ्लो कम होगा। तो हम ये जो सॉल्ट इसके अंदर भरा होता है वो सॉल्ट इनके बल्क में जो फ्लो होता है इन आयंस का उनको रोकता है। इनमें बल्क में फ्लो नहीं होने देता इन आयंस का, बल्क में फ्लो नहीं होने देता इन आयंस का। तो ये इसका सबसे मेन फंक्शन है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करना। इस गैल्वेनिक सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन है इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करना। तो मैं अगला लिख रहा हूं, एक दो फंक्शन आप सीख चुके हैं, कंप्लीट द सर्किट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अब जगह देखो, आप शुरुआत में क्या किया, यहाँ एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज आ गया एनोड साइड पे, जिंक आयन इकट्ठे हो गए रॉड के अराउंड, वहां पर कौन इकट्ठा हो गया, सल्फेट आयन। यहाँ किनकी कमी होगी, नेगेटिव चार्ज की। वहां किसकी कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज की। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ कौन कम हो गए, इस साइड कौन कम हो गए। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, या नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो यहाँ से ये क्लोराइड आयन को भेज देता है, नेगेटिव चार्ज को भेज देता है, सही है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को भेज देता है, जिसकी कमी आती है उसको पूरा कर देता है। अगर आप एनोड में ऑक्सीडेशन करेंगे तो वहां किस चीज की कमी आ जाएगी, वहां जिंक आयन लगातार सॉल्यूशन में टूटेंगे तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया तो वहां नेगेटिव चार्ज की कमी आ गई, तो वो किसको भेज देगा, यहाँ क्लोराइड को। यहाँ पर किसको, यहाँ पर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब कॉपर 2+ आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया, कैटायन का कम हो गया, तो यहाँ किसको भेज देगा, K+ को। जिसकी कमी आ जाती है उसको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उस आयन को यहाँ भेज देता है। एक काम तो ये है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। दूसरा काम मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिखाया, ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। बट इनर सर्किट को तो हम सिंपल ग्लास ट्यूब लगाकर भी तो कंप्लीट कर सकते थे, हमें सिर्फ इन दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करना था। दिक्कत ये आती है कि अगर आपने इन दोनों सॉल्यूशन को सिंपल ग्लास ट्यूब से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ क्या होगा, इस साइड क्या होगा, जिंक आयन इस सॉल्यूशन में इसमें चढ़ेंगे, मूव करेंगे, यहाँ से सल्फेट मूव करेगा। जैसे ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे एक अनडिजायरेबल पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिसको कहते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्योंकि दो चार्जेस के सेपरेशन से पोटेंशियल जनरेट होता है। अब ये पोटेंशियल को मुझे मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करने के लिए मैं इसके अंदर सॉल्ट भर देता हूँ।
इस यू ट्यूब के अंदर मैं ग्लास ट्यूब ना लेकर इसके अंदर सॉल्ट भर देता हूं, सॉल्ट क्या करेगा, इनके जो बल्क फ्लो में जो जिंक आयन जो है और जो सल्फेट आयन जो है ये बल्क फ्लो में जो मूव कर रहे हैं उनके बल्क फ्लो को रोकेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि ये इनको प्रॉपर इनको रोक दे, कुछ ना कुछ जिंक आयन कुछ ना कुछ सल्फेट आयन जरूर मूव करेंगे। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को जीरो नहीं किया जा सकता, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है मतलब इनके बल्क में जो फ्लो है उसको रोका जा सकता है। तो बेटा मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं, अगला पॉइंट लिख रहा हूं, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, आयंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, आयंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में भरा जाता है उसके आयंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूज करते हैं ना, मूव करते हैं, डिफ्यूज थ्रू, किसके थ्रू मूव करते हैं, वो सेमी सॉलिड पेस्ट के थ्रू, डिफ्यूज थ्रू जेल like solution, diffuse through gel like solution and minimize liquid junction potential and minimize liquid junction potential। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एक अनडिजायरेबल पोटेंशियल है जो जिंक आयन और सल्फेट आयन के कांटेक्ट में आने से जनरेट होता है। मुझे इस पोटेंशियल को मिनिमाइज करना है तो मैं इसमें क्या मूव करा देता हूं, KCl। जब मैं इसमें KCl मूव करा दूंगा और यहाँ कॉटन लगा दूंगा तो आप जिंक आयन और सल्फेट आयन का फ्लो बल्क में नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो ये काम इसका सबसे मेन काम है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करना। रफ कर दूं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करना, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करना इसका मेन काम है। बेटा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को आप जीरो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ फ्लो तो जरूर होगा आयंस का। सॉल्ट ब्रिज पूरे फ्लो को नहीं रोक सकता। आईआईटी ने एक ऑप्शन पूछा था, क्या सॉल्ट ब्रिज पूरे जो आयंस का डिफ्यूजन रोक सकता है, आंसर था नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। सॉल्ट ब्रिज पूरे आयंस का डिफ्यूजन नहीं रोक सकता, वो बल्क में फ्लो होने वाले आयंस का, अगर पूरे आयंस का फ्लो रुक गया, पूरा आयंस का फ्लो रुक गया तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हार्मफुल पोटेंशियल है मेरे सेल के लिए, हम उसे कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीजें मुझे दोबारा नहीं मिल पाती इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत मेहनत से निकाली गई है। सॉल्ट ब्रिज डज नॉट अलाउ bulk flow of components of anode, किसके साइड के, of anode and cathode vice versa and vice versa however a minor diffusion of components of anode or cathode can occur through salt bridge, मैंने क्या बोला था, ये जो जिंक आयन और सल्फेट आयन का जो बल्क में फ्लो है उसको ये रोक देगा, सही है, बट कुछ ना कुछ डिफ्यूजन जरूर होगा। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता। बच्चों एक अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यहाँ दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट थे, एक जगह जिंक सल्फेट था, एक जगह कॉपर सल्फेट था, बट जहां पर कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होगा वहां सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। जहां पर कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होता है वहां पर सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। जहां कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होता है वहां पे सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। समझ गए नहीं समझे? जहां कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होता है वहां सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। जहां कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। सॉल्ट ब्रिज इज नॉट नीडेड। कहा जाता है कि हर गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है, नहीं।
जहां दो अलग अलग सॉल्यूशन होंगे वहां सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है, बट जहां एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है वहां सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। सॉल्ट ब्रिज इज नॉट नीडेड फॉर गैल्वेनिक सेल, salt bridge is not needed for galvanic cell in which common electrolyte of anode half and cathode half is present, जहां एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा वहां पर आप सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। जहां पर एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, तो एक क्वेश्चन आईआईटी ने एक और ऑप्शन में दिया था, ईच गैल्वेनिक सेल रिक्वायर्ड अ सॉल्ट ब्रिज। आंसर है गलत स्टेटमेंट है ये। हर गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। जहां कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है वहां पर नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, Pt H2 HCl H2 गैस Pt, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड किस में डिप्ड है, दोनों गैस के इलेक्ट्रोड, एक का प्रेशर P1 है एक का प्रेशर P2 है, दोनों किस में एक ही सॉल्यूशन में डिप्ड है, बोथ इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में डिप्ड है बोथ इलेक्ट्रोड। चलिए इस कहानी को अभी कंटिन्यू करेंगे अगले टर्न पर। इतना पढ़ना है। अभी हमें पढ़ना है कि कंडीशन क्या चाहिए सॉल्ट ब्रिज में। बच्चों कंडीशन ये चाहिए सॉल्ट ब्रिज में, जो आयन हम सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट के यूज करते हैं उनकी आयनिक मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए। मतलब जितनी तेजी से कैटायन मूव करेगा उतनी तेजी से एनायन मूव करना चाहिए। अगर दोनों बराबर तेजी से मूव करेंगे तो उस केस में हमारा सॉल्ट ब्रिज ज्यादा अच्छे से काम करेगा। मैंने आपको बताया था KCl के अंदर हम क्यों यूज करते हैं KCl को। रीजन है KCl के अंदर जो K+ है और जो Cl- है उन दोनों आयंस के मूव करने की एबिलिटी लगभग बराबर होती है। बट KNO3 हम क्यों प्रेफर नहीं करते। रीजन है KNO3 हमें मजबूरी में प्रेफर करना पड़ता है, क्योंकि KCl जिस केस में यूज नहीं होगा उस केस में KNO3 को यूज करना पड़ता है। KNO3 में पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन की मोबिलिटी लगभग बराबर नहीं होती, इसीलिए हम ज्यादातर प्रेफर किसको करते हैं, KCl को। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की कंडीशन ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं उनमें उनकी आयनिक मोबिलिटी लगभग बराबर होनी चाहिए, और वो सिर्फ KCl के लिए होती है। K+ और Cl- की दोनों की मूव करने की एबिलिटी बराबर होती है। लब क्यों होती है, क्योंकि उनके साइजेस लगभग बराबर होते हैं। K+ और Cl- के साइजेस लगभग बराबर होते हैं, जिसकी वजह से उनके आयंस की मूव करने की एबिलिटी आपकी बराबर होती है। दूसरी चीज ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो किसी भी सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है, अगर वो किसी भी सॉल्यूशन से रिएक्ट कर गए और उन्होंने प्रेसिपिटेट या कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, तो वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बदल देंगे, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बदल देंगे तो सेल पोटेंशियल बदल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन और को बदल देंगे तो सेल पोटेंशियल बदल जाएगा। मान लीजिए मैंने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर दिया जो सॉल्यूशन में जाकर सॉल्यूशन के आयंस के साथ प्रेसिपिटेट बना लेता है, तो उस केस में प्रेसिपिटेट बना के वो नीचे बैठा देगा तो उस आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बदल जाएगा। और अगर आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बदल गया तो हमारा जो सेल पोटेंशियल है, हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी बदल जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम सॉल्ट ब्रिज में यूज करते हैं उनके आयंस की आयनिक मोबिलिटी लगभग बराबर होनी चाहिए। और दूसरा, वो जो सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट होता है वो किसी भी सॉल्यूशन से आपस में रिएक्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी यूज अ वर्ड इनर्ट। अभी सॉल्ट ब्रिज की कहानी थोड़ी सी और बाकी है, जिसको मैं अगले टर्न में करूंगा कंप्लीट। अभी भी कहानी बाकी है, अगले टर्न पे चलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।